वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक अपनी बात कर रहे थे विभवमापी के अनुप्रयोगों की, जिसके अंतर्गत हमने अंतिम क्लास में वोल्ट मीटर के अंश शोधन को समझा था। इसी कड़ी में आज अपनी बात करने वाले हैं एमीटर का अंश शोधन। अंश शोधन का मतलब क्या होगा कि अपने पास जो भी एमीटर डिवाइस है, एमीटर क्या काम करता है? एमीटर धारा के मापन का काम करता है। एक्चुअल में जो विभव मापी होता है वो विभवांतर को मापेगा, लेकिन उस विभव मापी की सहायता से अपने धारा भी माप सकते हैं। विभव मापी एक परिशुद्ध मान देता है, तो वो विभवांतर या धारा का हमें एक परिशुद्ध मान देगा। सो विभव मापी के द्वारा आप धारा कैसे मापोगे? एक्चुअल में वो मापेगा तो विभवांतर ही, लेकिन उस विभवांतर को अपने किसी विशेष कंडीशन के अकॉर्डिंग या विशेष कंडीशन से उसको धारा में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अपने पास एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कैपिटल R है, इसके सिरों पे मान लो यहाँ पे हमने विभव मापी लगाया। क्या लगाया यहाँ पे? विभव मापी। तो विभव मापी तार का यहाँ पे जो भी विभवांतर होगा वो इस प्रतिरोध के विभवांतर के तुल्य होगा, यानी कि VR का जो भी मान होगा वो इस तार के विभवांतर के तुल्य होना है। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है इसको आप 1 ओम मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? तार के सिरों पे या इस प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर होता है I × R इज इक्वल VAC। R का मान आपने 1 ओम कर दिया तो बचता क्या है? I बचता है। मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर के इस विभव मापी ने इस प्रतिरोध के सिरों पे मापा तो विभवांतर ही था, लेकिन हमने जो भी प्रतिरोध लिया है वो 1 ओम ले लिया। 1 ओम प्रतिरोध लेने पर जो विभवांतर है वो धारा के तुल्य प्राप्त हो गया और यहाँ से धारा का मान निकल के आ चुका है। कहने का मतलब 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उतना ही उसके अंदर से प्रवाहित धारा का मान होता है। कहने का मतलब 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर और उसमें से प्रवाहित धारा हमेशा परिमाण में समान होती है। तो यहाँ पे IR विभवांतर था, R को हमने 1 कर दिया तो ये मान क्या बचा? I बचा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इसने मापा तो विभवांतर था, लेकिन फाइनली हमें क्या प्राप्त हो गया? धारा। तो इस प्रकार से जब हम 1 ओम का प्रतिरोध काम में ले लेंगे तो वो विभव मापी धारा को हमें प्रदान कर देगा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम ये लिख दें कि विभव मापी एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के मापन का कार्य करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। विभव मापी वह युक्ति होती है जो विभवांतर के मापन का कार्य करती है, लेकिन हमने एक विशेष कंडीशन लगाई और विभवांतर को ही हमने धारा में कन्वर्ट किया है। तो कहने का मतलब आप विभव मापी की सहायता से धारा को भी माप सकते हो, जो कि एक परिशुद्ध मान वो हमें प्रदान करेगा। एमीटर कभी भी परिशुद्ध मान हमें प्रदान नहीं करता, ये हमेशा और हमेशा त्रुटिपूर्ण मान प्रदान करता है। तो हम क्या करेंगे? एमीटर का जो भी पाठ्यांक अपने पास होगा, जो त्रुटिपूर्ण मान होगा, उसकी हम तुलना करेंगे परिशुद्ध मान से, जो कि ये विभव मापी के द्वारा हमें मिलने वाला है। तो इन दोनों में कितना अंतर आया वही एमीटर में आने वाली त्रुटि होगा, वही एमीटर का अंश शोधन होगा। तो एमीटर का अंश शोधन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको विभव मापी की सहायता से धारा ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर एमीटर की सहायता से धारा ज्ञात करनी पड़ेगी और दोनों का अंतराल कर देंगे तो एमीटर का अंश शोधन आ जाएगा। ये ठीक वही प्रक्रिया है जो हमने कल वोल्ट मीटर के अंश शोधन में देखी थी। तो आइए बात कर लेते हैं कि विभव मापी की सहायता से आप धारा वगैरह कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे विद्युत परिपथ की। कि विभव मापी का जो विद्युत परिपथ होगा वो किस प्रकार से बनेगा। उसके लिए अपने पास एक विभव मापी तार है AB, इसका अपने प्राथमिक परिपथ बना लेते हैं। यहाँ हमने एक सेल लगा दिया जिसका विभव बल हमने EP मान लिया। यहाँ कुंजी K लगाएंगे, यहाँ हमने एक धारा नियंत्रक RH लगा दिया। ऐसे कुछ व्यवस्था या कंडीशन अपने पास तैयार हो गई है और यहाँ इसको अपने जोड़ देंगे तो प्राथमिक परिपथ वो पूर्ण हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें परिपथ तो ठीक वैसा ही बनेगा जो हमने वोल्ट मीटर के अंतर्गत देखा था और वहाँ भी हमने मानकीकरण किया था विभव मापी का। यहाँ भी हमें मानकीकरण करना होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिएगी, जो कि हम एक परिशुद्ध वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के लिए अपने यहाँ पे एक लगाएंगे मानक सेल जिसका विभव बल आप समझ लो ES। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे लगेगा एक प्रतिरोध, लेकिन वो जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध 1 ओम का होगा।
और यहाँ पे हमें धारा मापने के लिए एमीटर भी लगाना होगा, और एमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगता है जी, श्रेणी क्रम में लगता है। तो यहाँ आपने लगाएंगे उसके साथ में एमीटर, कुछ ऐसी व्यवस्था अपने तैयार हो जाएगी। यहाँ अपने सुविधा अनुसार धारा नियंत्रक RH1 लगा दिया, क्योंकि एक RS तो यहाँ लगा था, और यहाँ पे करंट फ्लो के लिए एक अन्य सेल या बैटरी लगी हुई है, जिसका विभव बल हमने कितना मान लिया, कैपिटल E मान लिया। ओके जी, यहाँ लगा होगा द्विमार्गी कुंजी। सिस्टम यानी कि परिपथ ठीक वैसा ही है जैसा आपने वोल्ट मीटर के यहाँ से शोधन में देखा था, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक माइनर चेंज है कि वहाँ तो यहाँ पे कोई एक निश्चित प्रतिरोध नहीं था, हम जितना यहाँ पे प्रतिरोध प्रभावी करते उतना ही बन जाता, लेकिन यहाँ पे हमने प्रतिरोध है वो फिक्स कर दिया है, नियत कर दिया, और कितना कर दिया, 1 ओम कर दिया। ठीक है जी। मध्यवर्ती टर्मिनल से यहाँ पे ये प्लस माइनस हो गए, टर्मिनल एमीटर के मध्यवर्ती भाग से लगा होता है कौन, गैल्वेनोमीटर, जो कि J। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक विद्युत परिपथ बन चुका है, किसके लिए, एमीटर का अंश शोधन करने के लिए। चलो भाई, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस विभव मापी का मानकीकरण करेंगे, x की एक परिशुद्ध वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करोगे वो, सबसे पहले आप 1 और 2 के बीच में डॉट लगा दो, लगा दिया तो ES सेल का जो भी परिपथ है वो प्रभावी हो जाएगा। करंट फ्लो इस प्रकार से इसमें प्लस से बाहर की ओर इस प्रकार होगा। इस जो कि J को लेफ्ट राइट मूव करवाएंगे और उस स्थान पे रोक देंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आ जाए, यानी कि संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाए, तो इस परिपथ में जो करंट फ्लो है वो 0 हो जाएगा। और मान लो C पॉइंट पर जो कि J को टच करवाने पर इसमें धारा 0 हो गई है, यानी कि विभव मापी संतुलन की अवस्था में आ गया, तो इस केस में इसकी संतुलित लंबाई आप मान लोगे L1। तो A से लेके C तार तक का विभवांतर कितना बनेगा, X × L से निकलता है तार का विभवांतर। तो चित्रानुसार VAC L1 के L के स्थान पे यहाँ पे L1 है, तो X × L1 हो गया। ओके, अब इस तार का जो भी विभवांतर वो किसके तुल्य होगा, इसके सामने लगी डिवाइस के तुल्य होगा। सामने यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो सेल का जो भी विभवांतर है वो इसके बराबर होना है। सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, तो इसका विभवांतर है वो इसका विभव बल बनेगा। तो किरचॉफ का नियम आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। किरचॉफ नियम से क्या हो जाएगा जी, सेल का जो विभव बल होगा वो तार के विभवांतर के तुल्य होगा। तो ये बन जाएगा ES = XL1। आपको ज्ञात क्या करना है, x का मान ES/L1। मानकीकरण कर दिया। मानकीकरण कहते हैं किसे, x का यानी कि विभव प्रवणता का परिशुद्ध मान ज्ञात करना ही मानकीकरण कहलाता है। मानक सेल है ES, अतः हमें ES की वैल्यू पता होगी। L1 ऊपर स्केल लगा होता है, उसे माप लेंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यूज ज्ञात हैं, हमें पता है, तो आप आसानी से x का मान ज्ञात कर पाओगे। अब आप क्या करोगे, 1 और 2 से डॉट को हटा लो। डॉट कहाँ लगा देंगे, 2 और 3 के बीच में लगा देंगे। तो ये जो मानक सेल है वो परिपथ में नहीं जुड़ रहा है, इसको आप एक बार के लिए हटा सकते हो कि भी ये काम में नहीं आ रहा है अपने समझने के लिए। तो परिपथ है वो ये प्रभावी होगा। इस सेल की सहायता से जो नीचे ई है, इसकी सहायता से मान लो धारा प्रवाहित हो रही है I। ओके, तो वो धारा इस परिपथ में से गुजरेगी, लगातार गुजरती रहेगी, कभी भी 0 नहीं होगी। मतलब 1 ओम प्रतिरोध है, उसके अंदर से करंट फ्लो कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, तो अब आप क्या करोगे, जो कि J को वापस से लेफ्ट राइट मूव करवाओ। सपोज दैट जब जो कि J को हमने यहाँ टच करवाया C' पॉइंट पर, तो गैल्वेनोमीटर में पुनः धारा 0 हो गई। ये जो परिपथ है उसमें धारा 0 हो गई, यानी कि विभव मापी संतुलन की अवस्था में आ गया। तो यहाँ तक कि जो तार की संतुलित लंबाई है उसको L2 समझ लो, L2 मान लिया। तो A से लेके C' तार तक का विभवांतर कितना होगा, पुनः चित्रानुसार A से लेके C' तार तक का विभवांतर X × L2 हो जाएगा। अब ये विभवांतर किसके तुल्य होगा, इस परिपथ में सामने जो भी युक्ति लगी हुई है उसके विभवांतर के तुल्य होगा। सामने लगा हुआ है जी युक्ति 1 ओम प्रतिरोध, तो 1 ओम प्रतिरोध का विभवांतर बराबर इस सामने वाले इस तार का विभवांतर। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम प्रभावी करोगे।
किरचॉफ के द्वितीय नियम से एक्चुअल में क्या बनेगा, 1 ओम प्रतिरोध का विभवांतर में V मान लेता हूं तो V का मान किसके बराबर होगा, VAC डैश के बराबर होगा। V का मान आप I इंटू आर से निकाल दो, इस प्रतिरोध के शिरों पे जो विभवांतर होगा वो I इंटू आर बन जाएगा, इज इक्वल होगा VAC डैश का मान है जी XL2। R का मान यहाँ पे कितना है, 1 ओम है, तो I बराबर कितना बन जाता है, X इंटू L2 बन जाता है। लो जी, I का मान निकल के आया। एक्चुअल में एग्जैक्ट मान अभी निकला नहीं है, हमें X की वैल्यू पुट करनी है, उसके पश्चात I का एग्जैक्ट मान निकल जाएगा। तो I बराबर X की वैल्यू पुट कर दो, ES बटे L1। I इज इक्वल, समीकरण नंबर 4, दैट्स फाइनल। I इज इक्वल L2 बटे L1 इंटू ES। ये आ गया जी धारा का मान, किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। अब आप धारा का मान ज्ञात करोगे किसकी सहायता से, एमीटर की सहायता से। एमीटर डायरेक्टली पाठ्यांक हमें प्रदान कर देगा कि भी इतना इतना इसका पाठ्यांक है, ये धारा का मान है। तो मान लो एमीटर का जो भी पाठ्यांक है उसकी वैल्यू I डैश है, कितनी मान ली, I डैश है, और विभव मापी का पाठ्यांक कितना है, I है। तो जाहिर सी बात है कि एमीटर के द्वारा मापा गया पाठ्यांक है वो कम होगा, क्योंकि ये परिशुद्ध मान नहीं देता है। विभव मापी के द्वारा मापा गया पाठ्यांक है वो शुद्ध होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मान देता है। तो फिर धारा में परिवर्तन कितना आएगा, धारा में परिवर्तन डेल I समझ लो, धारा में परिवर्तन डेल I इज इक्वल क्या बचेगा, शुद्ध मान कौन सा है, I, घटा किसको दोगे, I डैश को। इस सूत्र की सहायता से आप एमीटर का अंश शोधन यानी कि उसमें जो भी पाठ्यांक में कमी आई है उसको ज्ञात कर सकते हो। I क्या चीज़ है, विभव मापी, जो कि समीकरण नंबर 4 में है। विभव मापी से मापा गया धारा का मान है, और I डैश क्या है, एमीटर से मापा गया धारा का मान है। इस सूत्र की सहायता से आप धारा के मान में आई त्रुटि को ज्ञात कर सकते हो, यानी कि एमीटर का अंश शोधन कर सकते हो। ओके, जो हमने वोल्ट मीटर में ग्राफ खींचा था ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी एक ग्राफ खींचेंगे, किसके बीच में, धारा में परिवर्तन और एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर के मान में परिवर्तन यानी कि त्रुटि और एमीटर का पाठ्यांक यानी कि I डैश, इन दोनों के मध्य अर्थात डेल I और I डैश के बीच अपने ग्राफ खींचते हैं। तो देखते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे। वैसे तो ग्राफ बनाने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है जो कि अपने लैब में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी तौर पर बता देता हूँ कि वो ग्राफ बनता कैसे है, जिसको आप याद रखोगे। जैसे अपने पास ऐसी कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे आप ले लोगे डेल I, यहाँ पे आप ले लोगे I डैश, 0 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, 0.4, 0.6, 0.8, 1, इसी प्रकार से। और जो ग्राफ खींचा जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार का हमें ग्राफ मिलेगा, ऐसा कुछ। किस किस के बीच में है, एमीटर के पाठ्यांक में जो भी त्रुटि आई है डेल I, और एमीटर का जो पाठ्यांक है I डैश, उनके मध्य में जो भी वक्र आरेख खींचा जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसको भी आप अच्छे से कंठस्थ याद रखोगे। तो ये था अपने पास एमीटर का अंश शोधन। इसी के साथ अपना जो लेसन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। कल अपने किसी नए लेसन के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।